नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि कुंडली चेक ये एग्जैक्टली क्या होता है। मतलब कुंडली चेक करवाना शेयर मार्केट योग के लिए ये क्या होता है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो कुंडली चेक करवाना होता है, ये सिर्फ हम शेयर मार्केट योग की बात कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा कुंडली हर एक चीज़ के लिए चेक की जाती है। ओके, सो वो चीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कुंडली चेक करना शेयर मार्केट योग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग में ही हमने लिखा है कि कुंडली चेक करना ये शेयर मार्केट में एंट्री करने की सबसे पहली स्टेप होनी चाहिए। मतलब कि जब भी आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हो, तब आपकी सबसे पहली स्टेप ये रहेगी कि आपको कुंडली चेक कराना पड़ता है। अब क्यों करना पड़ता है? देखिए, शेयर मार्केट में बाकी भी लोग एंटर होते हैं। ओके, अलग अलग एनालिसिस सीखते हैं, एंट्री करते हैं। ओके, सो उनका एनालिसिस अलग है। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हम जो एंट्री करते हैं और वर्क करते हैं शेयर मार्केट में, वो वर्क करना अलग है। दोनों में फ़र्क ये है कि एनालिसिस का सिर्फ फ़र्क है, उनका एनालिसिस अलग होगा और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर का एनालिसिस अलग होगा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर के एनालिसिस में प्लैनेट्स आर इम्पोर्टेंट, मीन्स हम एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सो हमें कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी होता है। और इसी प्रोसीजर का सबसे पहला पार्ट होता है अपनी कुंडली चेक करना। तो कुंडली चेक करना एक फर्स्ट स्टेप है जब भी आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से एक तो ट्रेड कर रहे हो या फिर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, अभी हमें ये चीज़ देखनी होगी कि हम कुंडली चेक करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं, मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। शेयर मार्केट के लिए कुंडली चेक कराना एक बेसिक प्रोसीजर है, ये हमने अभी बताया था। ओके, सो इसका सिग्निफिकेंस अभी देखेंगे। सो सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो शेयर मार्केट में जनरली बोली जाती है वो ये होती है कि शेयर मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा है कि वो पूरे देश को चल सकता है। मतलब पूरा देश उस पैसे के भरोसे चल सकता है, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में है, ऐसा बोला जाता है। और बात सही है कि अगर शेयर मार्केट का पैसा अगर सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो सभी पर्सन जो है अपने देश के, वो कोई भी गरीब नहीं रहेगा। ओके, एटलीस्ट उनके पास इतना पैसा तो आ जाएगा जितना वो एक बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो ये चीज़ सच है दोस्तों। लेकिन क्या ये चीज़ सच हो रही है? सच हो रही कि नहीं हो रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा डेटा से। जो शेयर मार्केट की तरफ से ही डेटा आता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ही डेटा आ रहा है, वो डेटा क्या बोल रहा है? क्या वो डेटा ऐसा बोल रहा है कि शेयर मार्केट के पास बहुत पैसा है और शेयर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के पास वो पैसा जा रहा है? तो नहीं दोस्तों, वो डेटा स्ट्रेट अवे बोल रहा है कि 90% लोगों का लॉस हो रहा है। राइट, 90% लोगों का लॉस हो रहा है। इट मीन्स शेयर मार्केट में पैसा बहुत है, लेकिन वो सिर्फ शेयर मार्केट में ही है, वो अब तक के नहीं आ रहा है। राइट, क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो सबसे पहला रीज़न ये है कि शेयर मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब आप जो भी एंट्री ले रहे हो शेयर मार्केट में, जो भी काम कर रहे हो, वो बाय हो सेल हो, जो भी काम आपकी तरफ से हो रहा है, वो सभी काम जो है दोस्तों एज अ प्रोबेबिलिटी गेम करके एंटर हो रहा है। ओके, तो जिसमें कुछ भी हो सकता है। और उसमें से भी ये टफ तो तब हो रहा है कि दो ही चीज़ होती है, एक तो बाय या तो फिर सेल। अब दो ही चीज़ है, फिर भी लोग 50% लोग एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग होने चाहिए थे, बट वो भी नहीं हो रहा है। 90% लोगों का लॉस हो रहा है। अब ट्रेडर कितने भी एजुकेटेड हो, उसमें से ज़्यादा क्या होगा, अगले 5-10 साल में 20% लोग प्रॉफिटेबल होंगे। राइट, तो आर यू श्योर कि आप उस 20% में से आओगे? इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है दोस्तों, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए गवर्नमेंट खुद ही चाहती है कि मैक्सिमम लोग इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान दें, ट्रेडिंग की तरफ ना बढ़े। मतलब शेयर मार्केट में लोग एंटर करें, लेकिन बहुत समझदारी के साथ एंटर करें या फिर ना करें। इसीलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कैंपेन रन करती है, जिसमें कि आपको सतर्क भी करती है कि आप किसी के भी कहने पे, मतलब कहीं से भी इन्फ्लुएंस होके शेयर मार्केट में ना आए। ओके, और होता उसका उल्टा ही है। आप शेयर मार्केट में जब भी आते हैं तब आप इन्फ्लुएंस होके ही आते हैं। मैं तो ये चीज़ हमेशा कहता हूँ कि शेयर मार्केट में जो भी लोग आते हैं वो खुद के दिमाग से नहीं आते हैं,
वो कहीं ना कहीं से तो भी लाए जाते हैं ज़बरदस्ती किसी पर्सन थ्रू। मतलब कि अभी आप अगर शेयर मार्केट में वर्क कर रहे हो, इट मीन्स आप खुद के मन से यहाँ पे नहीं आए हो, आपको लाया गया है। वो इम्पैक्ट भले ही डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन आपको लाया गया है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। अब सवाल ये आता है कि अभी आप आ तो गए हो, और अगर आप शेयर मार्केट छोड़ रहे हो इसी केस में, जब आपको दिख रहा है कि आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका है, बहुत पैसा आपने वेस्ट कर दिया है, और आप अगर इससे एग्ज़िट ले लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट ऑफ द लाइफ आप कोई जॉब कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी आप करो बिजनेस, वो शेयर मार्केट से ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई होगी, राइट। और अगर आप जॉब करते हो फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जॉब में हमेशा प्रॉफिट ही होता है। ओके, पैसा तो मिलेगा ही, खुद की तरफ से कुछ लॉस नहीं होगा। और अगर आप शेयर मार्केट को कंटिन्यू कर रहे हो, जो कि करते ही है मैक्सिमम लोग, क्योंकि एक बार शेयर मार्केट की जिसको लत लग गई वो छूट नहीं पाती है। वो भले ही एग्ज़िट ले लेगा 1-2 साल के लिए, लेकिन कभी ना कभी तो वापस आएगा, किसी इच्छा से कि मैंने लॉस ऑलरेडी बहुत किया है, अब मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, अभी मेरी साइकोलॉजी डेवलप हो चुकी है, या फिर फलाना फलाना कोई भी रीज़न देके, लेकिन री एंट्री होती ही है। ओके, वो 1 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, एंट्री तो कभी ना कभी होगी। अब आपकी जो कि एंट्री हो ही रही है, तो एंट्री करने से पहले कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो सबसे पहले दोस्तों, अभी हमें ये तो पता चल गया है कि शेयर मार्केट इज़ हेवीली रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की है, राइट। अभी अगर हम एंटर कर रहे हैं तो हमें हेवीली जो रिस्की चीज़ है उसको काटने के लिए ऐसी कुछ चीज़ देखनी पड़ेगी जो हेवीली इम्पैक्टफुल है, और जो हमें कुछ हेवीली रिजल्ट देगी, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो कि हमारे लिए वो चीज़ ऐसी है कि जो शेयर मार्केट का जो हेवी रिस्क है उसका कोई काट हो। अब ऐसी चीज़ का काट होना और ऐसा चीज़ का काट मिल पाना, वो तो बहुत ही दुर्लभ चीज़ होती है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास ऐसी एक चीज़ है, जब भी लाइफ में मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम पड़ते हैं, तो हमारे लिए सॉल्यूशन जो होता है वो ऑलरेडी हमारे पूर्वजों ने दिया रहता है। सो हमारी केस में अभी ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। सो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है उसको काट करने वाला चीज़ एक ही हो सकती है, जैसे बोलते हैं लोहे को लोहा काटता है। सो वैसी एक ही चीज़ है हमारे पास जो कि बच जाती है, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी हमारे पास ऐसा साइंस है जो प्रोबेबिलिटी जितने भी गेम होते हैं वर्ल्ड में, उसमें जो भी प्रिडिक्शन होगा उसका तो बेस्ट साइंस एस्ट्रोलॉजी है। मतलब अगर हम शेयर मार्केट में वर्क कर रहे हैं, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी के फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी बेस्ट हो गया। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से शेयर मार्केट में काम करें, तो सबसे पहला स्टेप यही आएगा कि हम काम करने लायक है कि नहीं है, एलिजिबल है कि नहीं है, ये हमें देखना होता है। और ये हम देखते हैं अगेन एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से ही। तो किस पर्सन के लिए शेयर मार्केट में वर्क लकी है या नहीं लकी है, ये हमें अगेन पता चलता है एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से। मतलब अभी शेयर मार्केट में हमने काम करना है ये तो फिक्स कर लिया, राइट। तो हमारे लिए माए बाप हो गया सिर्फ एस्ट्रोलॉजी। तो अभी हमें ये देखना है कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हम कौन सी चीज़ पता कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से बहुत सी स्ट्रैटेजी बन जाती है, शेयर मार्केट की डायरेक्शन पता चलती है, मूवमेंट कब होने वाला पता चलता है, लेवल्स पता चलती है, टाइम पता चलती है, फलाना फलाना सभी चीज़ जो है शेयर मार्केट में वो सब चीज़ पता चलती है। लेकिन ये सब चीज़ पता करने से पहले ये देखना होता है कि हम एंटर कर रहे हैं तो क्या हम एलिजिबल है शेयर मार्केट में वर्क करने के लिए। क्योंकि इस दुनिया पे जन्मे सभी लोग वो प्रोबेबिलिटी वाले गेम में एंटर करे या ना करे, ये चीज़ हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी हमें लिख के दी है। वो चीज़ जस्ट हमें फाइंड आउट करना होता है कि हमारे लिए लकी है या नहीं है। अब वो हर पर्सन फाइंड आउट नहीं कर सकता है, क्योंकि हर पर्सन एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझ सकता है। इस हिसाब से ही भगवान ने हर पर्सन को बनाया है। कुछ ही लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी को एक्चुअली समझ सकते हैं। अब कौन से लोग एस्ट्रोलॉजी को समझ सके, ये भी अगेन एस्ट्रोलॉजी के ही ग्रंथों में लिखा रहता है। ओके, सो हमारे वेदों में सब चीज़ दी गई है। सो वेदों में सबसे पहले तो ये लिखा है कि कौन पर्सन एस्ट्रोलॉजर बनेगा। उसके बाद वो पर्सन लोगों की कुंडली चेक करके बताएगा कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी जितने भी होते हैं उसमें एंटर करे या ना करे। अब कुछ लोगों के लिए ये चीज़ लकी होती है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ लकी नहीं होती है, राइट। सो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमें कुंडली चेक करा के ये रिज़ल्ट निकालना होता है कि क्या हम ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब शेयर मार्केट, उसमें एंटर करें या ना करें।
ये हो गया सबसे पहला सवाल। अगर एंटर करें तो हमारे लिए कौन सी चीज़ होनी चाहिए? क्या हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं? मतलब एक दिन में जितने फास्ट डिसीजन बना सकते हैं, जितने कि इंट्राडे में लगते हैं हमें, वो क्या हम बना सकते हैं? मतलब हमारा दिमाग उस कैपेबल है, उसकी कैपेबिलिटी रखता है, या फिर हमारा जो ये जो बोलते हैं हृदय, या फिर हमारा डिसीजन चेंजिंग, हमारा जो दिल बोलता है, वो क्या कंट्रोल कर पाएगा? क्या उसकी इतनी कैपेसिटी है कि इंट्राडे में डिसीजन ले पाएगा, पेशेंस बना के रख पाएगा? ये सभी चीज़ें हमें चेक करनी होती है। सो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी हमें चेक करना होता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म मतलब स्विंग ट्रेड आप जिसको बोलते हो, स्विंग ट्रेड हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमें चेक करना होता है। ये टाइम पीरियड की सिर्फ बात चल रही है, टाइम पीरियड हमें देखना होता है कि डेली बेसिस पे डिसीजन लेने वाला जो चीज़ होता है मतलब इंट्राडे, क्या हम उसके लायक है, या फिर हम स्विंग ट्रेड करने के लायक है, या फिर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं 1 2 5 10 साल के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, क्या हम उसके लायक है? तो ये सभी चीज़ के जो फैक्टर होते हैं वो हमें देखना होता है विथ हेल्प ऑफ कुंडली। सो कुंडली से हम ये पता करते हैं कि अगर हम शेयर मार्केट में वर्क कर रहे हैं सो हम किस वे में वर्क कर सकते हैं, मतलब हम ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए लकी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये बेसिक स्टेप है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए अगर इन्वेस्टिंग लकी है तो आपने किसी भी स्क्रिप्ट में पैसा डाल दिया तो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी जस्ट इलिजिबिलिटी है, इलिजिबिलिटी हम चेक करते हैं। जैसे कि देखिए 10वीं में अगर सपोज एडमिशन लेना है किसी को भी, या फिर बोलो ये 11वीं 12वीं मीन्स कॉलेज में एंट्री लेना है, तो जो भी परसेंट सपोज कीजिए कि 40% का कट ऑफ है, तो 40% के ऊपर जिनको मिल गए वो एंट्री ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉलेज में अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाएंगे या फिर उनको सक्सेस मिलेगी। ये जस्ट एक बेसिक एंट्री क्राइटेरिया है। ओके। जैसे कि अगर कोई भी जगह हो उसमें अगर एंट्री टिकट लगती है तो आपके पास अगर टिकट है, जैसे सिनेमा हॉल है, तो आप जस्ट एंटर कर सकते हो। मूवी एंजॉय हो या ना हो, मूवी अच्छी लगे या ना लगे, वो बात की बात है। ये जस्ट अ एंट्री, एंट्री का फर्स्ट स्टेप होता है ये। जैसे सिनेमा हॉल में टिकट है, वैसे ही यहाँ पे आपको कुंडली चेक है। कुंडली चेक से ये पता चलेगा कि आप ये चीज़ें कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मतलब ट्रेडिंग कर सकते हो या ना कर सकते हो, या फिर इन्वेस्टिंग आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है। ये दोनों चीज़ें चेक करनी होती है कुंडली से। तो सिर्फ ये दोनों ही चीज़ है जो चेक करनी है। उसके बाद अगर आपके लिए दोनों भी चीज़ें लकी ना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको शेयर मार्केट को छोड़ देना है डायरेक्टली। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि फैमिली मेम्बर से या फिर फ्रेंड थ्रू करा सकते हो, लेकिन उनकी भी कुंडली चेक करना ज़रूरी हो जाता है। अगर उनके लिए लकी है, सपोज़ कीजिए कि आपके लिए लकी नहीं है और आपकी वाइफ है, आपने उसकी कुंडली चेक कराई और उसके लिए लकी है, तो आप वाइफ को पैसा दीजिए, उनके थ्रू कराइए जो भी करना है फिर। ओके, मतलब उनका ही डिमेट रखिए, उनको ही आप पैसे दीजिए और बोलिए कि वो उसके हिसाब से कहीं पे भी उसको जो भी लगता है उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करें। प्रॉफिट लॉस होना वो बात की बात है, लेकिन वो पर्सन फिर एलिजिबल हो जाएगा वर्क करने के लिए। इट जस्ट है एलिजिबिलिटी जो हम चेक करते हैं कुंडली से। अब कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों भी लकी हो सकते हैं किसी पर्सन के लिए, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ट्रेडिंग लकी है, या फिर कभी ऐसा हो सकता है सिर्फ इन्वेस्टिंग लकी है। सो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके, लेकिन ये चीज़ बेसिक है, ये चीज़ हमेशा करनी चाहिए। अभी नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि ये सब चीज़ें जो है ये आपको जस्ट पता करनी है या फिर बहुत ही डिटेल में पता करनी है। तो इसके भी दो कैटेगरी होते हैं दोस्तों। एक तो बहुत ही डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है, जो रिपोर्ट हमेशा लाइफ के लिए बनानी चाहिए, मतलब लाइफ के जो भी आपके प्रॉब्लम होते हैं। कभी किसी को जॉब नहीं लगता है, शादी नहीं होती है, या फिर किसी को बच्चा नहीं होता है, या फिर घरेलू विवाद जो होते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो रीजंस होते हैं, उसके लिए हमेशा डिटेल रिपोर्ट बनानी चाहिए। क्योंकि वो मैटर जो होते हैं वो सीरियस होते हैं। शेयर मार्केट जो है ये इतना सीरियस मैटर नहीं है। ओके। सो इसके लिए कभी भी डिटेल रिपोर्ट ना तो बनानी चाहिए ना तो एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सिर्फ आपने कुंडली इस चीज़ के लिए चेक करनी चाहिए कि आपके लिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग लकी है या नहीं। जस्ट जवाब हाँ या ना में होना चाहिए, दैट्स इट। ये चीज़ें होनी चाहिए, और उसके बाद जो है अकॉर्डिंगली आपने वर्क करना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि ये सब डिटेल पता करने के लिए कौन सी चीज़ें लगती है। ओके, मतलब कौन सी डिटेल्स लगेगी अगर आपको कुंडली चेक कराना है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन लगती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डेट ऑफ बर्थ। मतलब आपका जन्म कौन से दिन हुआ है, वो चीज़ परफेक्ट पता होनी चाहिए। सबसे पहले हो गया डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद
इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है टाइम, बर्थ टाइम। बर्थ टाइम पता होना ज़रूरी होता है। उसके बाद कौन सी जगह पे बर्थ हुआ, ये चीज़ पता होना ज़रूरी होता है। उसके बाद नाम, जो जन्म नाम होता है, जन्म के टाइम पे जो नाम होता है वो, या फिर करंट नाम, तो ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सिर्फ बर्थ का जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। मतलब डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। अभी क्वेश्चन ये आता है कि बहुत से लोगों के पास डेटा अवेलेबल नहीं है। अब अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले तो आपने नियर बाय किसी भी ज्योतिषी को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि फिर प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, इसका मैच करना पड़ता है बहुत सी चीज़ों से। बहुत सी चीज़ें रहती है बैकग्राउंड में, सो मैचिंग करनी होती है। सो वो आपको नियर बाय एस्ट्रोलॉजर को ही अप्रोच करना होगा। अगर डेटा नहीं है आपके पास तो फिर ये रिपोर्ट नहीं बन सकती है, क्योंकि उसके लिए आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ फाइंड करना आना चाहिए, जो कि अगेन ज्योतिषी कर सकते हैं, जिसमें बहुत से कॉम्बिनेशन लगते हैं। सो वो फेस टू फेस ही हो सकता है, वो इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट से नहीं होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि डेटा अवेलेबल है बट अश्योरेंस नहीं है। मतलब आपके पास डेटा है बट आपको ये नहीं पता कि ये कंफर्म है। तो बहुत सी बार ऐसा होता है, बच्चे का जन्म होता है तो 2-4 दिन बाद या फिर महीने बाद लोग हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट लेते हैं, तो कुछ डेटा नहीं होता है। जनरली ऐसे गाँव में होता है जहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करते, या फिर ज़्यादा खुशी में होते हैं, बच्चा होने की खुशी में होते हैं, और वो एक्चुअली डेटा बनाना वगैरह ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, डेटा अवेलेबल है लेकिन यू आर नॉट अश्योर्ड कि वो डेटा सही है। तो उस केस में भी आपको अगेन फेस टू फेस किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना होगा, उनसे कंसल्टेशन लेना होगा, वो चीज़ बेस्ट रहेगी। फिर उससे डेट ऑफ बर्थ और टाइम निकलता है। अब उतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही गया है फेस टू फेस, तो उसी एस्ट्रोलॉजर से आप चेक करा सकते हो कि शेयर मार्केट लकी है या नहीं है, या फिर हाथ भी दिखा सकते हो अगर पामिस्ट्री आती है तो, या फिर न्यूमरोलॉजी भी इस ये हेल्प कर सकती है अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो, और टाइम पता नहीं है तो न्यूमरोलॉजी भी हेल्प कर देंगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनालिसिस टाइप क्या है। अभी हम जो चेक करते हैं कुंडली, उसमें एनालिसिस टाइप क्या है। सो एनालिसिस टाइप में आती है एक तो फुल रिपोर्ट, मतलब जिसमें लाइफ रिपोर्ट आती है। दूसरे आते हैं शॉर्ट रिपोर्ट, मतलब ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग लकी है कि नहीं है, करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो वो कैसे रहेगा, वो चीज़ें आती है। सो हम जो शॉर्ट रिपोर्ट है वही आपको डिलीवर करते हैं एज ऑफ नाउ। इसमें ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है कि हम आपको पूरी रिपोर्ट बना के दें, क्योंकि वो फैसिलिटी अभी तक के स्टार्ट नहीं हुई है। हमारे तरफ से आपको जो रिपोर्ट मिलेगी उसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लकी है कि नहीं है, और कुछ सजेशंस आएंगे साथ में। ओके, लेकिन डिटेल रिपोर्ट नहीं आएंगी। बहुत से लोग डिटेल रिपोर्ट मांगते हैं, कुंडली कैसे बनाई है एंड ऑल, वो चीज़ें कवर नहीं होती है। हाँ या ना में जवाब होता है, शॉर्ट रिपोर्ट होती है। उसके बाद जो आती है बात प्रोसीजर की, कि प्रोसीजर क्या है, मतलब रिक्वेस्ट कैसे भेजे, इसकी दक्षिणा कितनी रहेगी वगैरह, तो ये चीज़ वेरिएबल होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी वीडियो को तो बार बार एडिट नहीं कर सकते जो अपलोड हो चुका है। उस केस में हम एक चीज़ करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ें मेंशन्ड है। रिक्वेस्ट कैसी भेजनी है, दक्षिणा क्या रहेगी, ओके, और डिटेल क्या भेजना है तो आपको ऑलरेडी पता हो चुका है, तो वो भी डिटेल में लिख देंगे इस वीडियो के नीचे। ओके, डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिए प्रॉपरली, डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ें दी होगी। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में दिया है कि रिक्वेस्ट कैसी भेजनी है, तो वहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं डायरेक्टली। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि कुंडली के बारे में। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, लोग कुंडली रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि माई कुंडली नॉट एट रिसीव्ड, मेरी कुंडली मैंने भेजी थी, इतने दिन हो गए रिसीव नहीं हुए। तो दोस्तों, ये जो कुंडली का एनालिसिस होता है ना, वो बहुत ही हम डिटेल में करते हैं, इसमें हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि टीम ही इतनी बड़ी है और इतनी बार चेक करना होता है, इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि जो दक्षिणा आप दे रहे हो इट नॉट वर्थ ऑफ आवर टाइम, सबसे पहली बात तो। बट फिर भी हम इसमें पोटेंशियल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें चाहते हैं कि जो वेदों से साइंस निकल के आ रहा है हम उसको जीवित रखें। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर बनने का यही एक बेसिक रीज़न था कि वेदों से जो भी चीज़ आई है, हमारे धर्म ने जो हमें चीज़ दी है पहले से ही, उसको हम कायम करें और लोक कल्याण के लिए उसका यूज़ करें। हमारे सनातन धर्म ने यही हमें सिखाया है कि हम लोक कल्याण के लिए काम करें, वेदों में जो नॉलेज है वो सभी लोगों तक के फैलाएं। भले ही बाकी लोग वेदों पे भरोसा करें या ना करें, हमारा काम यह है कि सभी को हेल्प करो। हमारे लिए सभी प्राणी लोग, सभी जीवित लोग, सभी सेम है। ओके, और हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो वेदों पे भरोसा करते हैं या ना करते हैं। जो भी भरोसा करते हैं वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सो हमें हर एक
टाइप के रिलीजन से, हर एक टाइम के कास्ट क्रीड सभी से रिक्वेस्ट आती है कुंडली चेक कराने के लिए, और ये दुनिया भर से रिक्वेस्ट आती है। इसमें हम कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं दोस्तों। सो हमारे लिए सब चीज़ सेम है, सब लोग सेम है, सब जीवित मात्र सेम है। ओके, सो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देते हैं, और वेदों का जो ये साइंस है उसको जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमें प्रॉफिट ना होके भी हम ये कंटिन्यू इसीलिए कर रहे हैं दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा बार चेक करना होता है। हम ये चाहते हैं कि हम जो रिज़ल्ट आपको डिलीवर करें वो कभी भी गलत ना हो, गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए। सो इसीलिए इसमें टाइम लगता है। सो आपको रिमाइंडर भेजने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी कुंडली रिक्वेस्ट आई मतलब वो एज अ अनरिजॉल्व्ड केस हमारे पास एंटर हो जाती है। ओके, अनरिजॉल्व्ड केस करके एंटर होती है, और जब हम रिपोर्ट डिलीवर करें तभी हम उसको एज अ रिजॉल्ट मार्क करते हैं और आपका डेटा डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो कुंडली का रूल होता है कि एक बार डेटा भेज दिया तो हम डेटा नहीं रखते हैं। तो आप बेझिझक मीन्स बेझिझक होके आप डेटा भेज सकते हैं। ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, कोई भी ज्योतिषी नहीं रखते एक्चुअली। आपका एनालिसिस एक बार हो गया, आपको रिपोर्ट दे दी, तो उसके बाद वो डेटा ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आई वांट टू रेफर अनदर पर्सन, व्हाट्स द प्रोसीजर। कि मीन्स आपने अपनी कुंडली चेक कर ली है, आपको दूसरे पर्सन की चेक करनी है। सो इसके लिए दोस्तों आपको अगेन जो वे से आपने पहले रिक्वेस्ट भेजी थी उस वे से आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। और आपको क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो फिर से चेक करना होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि प्रोसीजर में कुछ बदलाव हो गया हो। ओके, कभी ऑनलाइन लिंक के थ्रू भी हम करा सकते हैं, या फिर ईमेल थ्रू भी आपको डिटेल भेजने के लिए बोल सकते हैं। तो प्रोसेस वेरी हो सकती है, रियल टाइम बेसिस पे आपको चेक करना पड़ेगा ये वाला वीडियो और वीडियो का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जो भी प्रोसीजर रहेगी आपको अगेन वो फॉलो करनी है। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने टाइम पे जो भी प्रोसीजर फॉलो की होगी वो अभी चेंज हो गई होगी, तो रियल टाइम बेसिस पे चेक कीजिए। ओके, और आप रिक्वेस्ट भेजिए उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आई वांट फुल कुंडली रिपोर्ट इफ़ पॉसिबल। सो दोस्तों, फुल कुंडली रिपोर्ट जो है वो अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। सो हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कुछ नई चीज़ करने के लिए। सो दोस्तों, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी फुल कुंडली रिपोर्ट देना हमारे लिए पॉसिबल होगा, या फिर हमसे बात करना करवाना डायरेक्टली पॉसिबल होगा, सो उस केस में हम श्योरली ये फैसिलिटी लॉन्च करेंगे। अभी तो बात करने के लिए या फिर डायरेक्ट टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। सो अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है फुल रिपोर्ट, लेकिन आपके लिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग लकी है कि नहीं है ये हम श्योरली चेक करा देंगे। ये बहुत ही डिटेल में हमें निकालना होता है, तब जाके इस क्वेश्चन का हम आंसर कर पाते हैं। लेकिन जो फुल कुंडली होती है दोस्तों, जस्ट आपको भेज देना कैजुअली और आप रीड करते बैठो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कुंडली के भी अपने में एक रूल होते हैं। जो कुंडली निकालता है वही पर्सन उसको एक्सप्लेन कर सकता है, और आपको अपनी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश हिंदी में लिख के दिया तो भी आप वो समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स भी हेवी होते हैं, और उसको एक्सप्लेन किए बगैर आप नहीं समझ सकते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इवन दो आप एस्ट्रोलॉजर हो तो भी आपके लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो सकती है कि नेक्स्ट पर्सन ने जो भी कुंडली निकाल के दी है वो पढ़ना। तो दोस्तों, ये सच में हेवी चीज़ होती है, इसीलिए फुल कुंडली रिपोर्ट जो है वो अभी हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। बहुत से रूल उसमें ऐड हो जाते हैं, इसलिए करंटली पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना जो है वो हमें भी कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन यू रीचेक माई रिपोर्ट। तो बहुत से लोगों को ये डाउट होता है, उनको लगता है कि उनको तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, लेकिन उनकी कुंडली बोल रही है कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि हम बोले कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप कभी नहीं बन सकते, मतलब आपने ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। तो लालच होती है नेक्स्ट पर्सन को, वो बोलते हैं रीचेक करो। सो रीचेक जो होता है ना दोस्तों, ये ऑलरेडी की जाती है। 4 to 5 टाइम्स तो हमें वैसे भी चेक करना होता है। और जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में ही बोला है कि हम जो रिज़ल्ट आपको देते हैं डिलीवर, वो ऑलरेडी चेक्ड हुआ होता है मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल लोगों द्वारा। ओके, इसके लिए रीचेक पॉसिबल नहीं है। अगर आपको फिर भी रीचेक कराना हो, फिर भी आपका दिल नहीं मान रहा है, तो आप अगेन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एज अ फ्रेश रिक्वेस्ट कंसिडर होगी। ओके, रीचेकिंग इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने ऑलरेडी रीचेक की है, और हमने जो ऑलरेडी टाइम दिया है हम उसको डिसवैल्यूड नहीं कर सकते, मतलब हमारे टाइम का अपमान नहीं कर सकते फिर से। आप जो है रिक्वेस्ट न्यूली भेज सकते हैं सेम डिटेल के साथ, क्योंकि एक बार डिटेल भेज दिए ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो रीचेक करने के लिए डेटा ही नहीं रहेगा, राइट? तो रीचेक क्या करेंगे? आप न्यू रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अगेन विथ सेम डिटेल्स, तो वो पॉसिबल है, हम फिर से चेक करा देंगे। अब हाँ, हम ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे कि आपने ये डिटेल पहले भेजी थी,
अब फिर से क्यों भेज रहे हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा, वो डेटा ऑलरेडी डिलीटेड रहेगा। ओके, सो ये चीज़ हो जाएगी रीचेक के लिए। रीचेक का आंसर भी आपको भी पता है। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक के तो नहीं आया, कि अदर एस्ट्रोलॉजर रिपोर्ट नॉट मैचिंग विद आवर रिपोर्ट। मतलब हमने जो रिपोर्ट दी है, सपोज उसमें बोला है हमने कि ट्रेडिंग आप या फिर इन्वेस्टिंग आपके लिए लकी नहीं है, लेकिन आपने अगेन आपका सेम डेटा दूसरे एस्ट्रोलॉजर से चेक किया और उन्होंने जो एनालिसिस किया उसमें तो दिख रहा है कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग लकी है। उस केस में क्या करें? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं और अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अपने अपने अनुसार एनालिसिस करते हैं। ओके, सो कोई एक स्पेसिफिक एनालिसिस नहीं करते हैं, सभी एस्ट्रोलॉजर लोग अपने अपने हिसाब से वो एनालिसिस करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन का। अब एनालिसिस करने में कौन से फैक्टर वो इन्वॉल्व करते हैं, इस पे ये डिपेंड होता है कि रिजल्ट क्या आएगा। राइट। सो बहुत सी चीज़ें होती है एस्ट्रोलॉजी में, इसके हिसाब से डेटा बनाया जाता है और उसके बाद एनालिसिस किया जाता है, फिर आपको रिपोर्ट दी जाती है। इसीलिए अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से अगर आप चेक करेंगे कोई भी डिटेल, तो उसका रिजल्ट आपको अलग अलग दिख सकता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर जो है वो थोड़ा कम डेटा चेक करेंगे, कुछ एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा करेंगे। सो इसमें डिफरेंस हो सकता है और अलग अलग एस्ट्रोलॉजर की रिपोर्ट जो है वो अलग अलग हो सकती है। लेकिन मैं सिर्फ हमारी केस की बात करना चाहूँगा कि हम जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं उस पे हम हमेशा फिक्स रहेंगे और हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमसे कुछ गलती हो गई है, हमने शायद डेटा गलत चेक किया और हमारी तरफ से ही मिस्टेक हुई है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम जो डेटा चेक करते हैं वो रिपीटेडली चेक करते हैं और हमारे तरफ से करेक्ट एनालिसिस करके ही रिपोर्ट डिलीवर की जाती है। तो हमारे तरफ से जो भी रिज़ल्ट दिया गया है उस पे हम फर्म रहेंगे, हमारे डिसीजन पे हम हमेशा फर्म रहेंगे। ओके, हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं होगी और फिर उस रिपोर्ट को फॉलो करना या ना करना वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड है। ओके, हम हमारी तरफ से जो भी रिजल्ट देंगे वो रीचेक करके, बहुत बार एनालिसिस करके और प्रॉपर एनालिसिस करके ही आपको देंगे और हम हमारे डिसीजन पे फर्म रहेंगे। अगर आपको दूसरा एस्ट्रोलॉजर कुछ और रिपोर्ट बताता है, मीन्स दूसरा कोई रिजल्ट बताता है, तो उसके गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरा एस्ट्रोलॉजर है वो खुद का एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। उनकी तरफ से गलती है कि नहीं है ये हम नहीं बोल सकते, ना ही हम कुछ कमेंट कर सकते हैं दूसरा एस्ट्रोलॉजर के बारे में। ओके, सो हमारी तरफ से हम जो डिसीजन देंगे वो फर्म रहेगा, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे हम। कुंडली बार बार चेक कराना ऐसा जनरली उन लोगों के साथ होता है जिनका माइंड कभी भी फिक्स नहीं होता है, मतलब जो एक रिजल्ट पे खुद ही कायम नहीं रह पाते। सो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब भी हम किसी पर्सन को बोलते हैं कि आपके लिए शेयर मार्केट लकी नहीं है, वो इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग। ओके, उस केस में क्या होता है, लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और जो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है वो हमेशा यही सुनना चाहता है कि उसके लिए ट्रेडिंग लकी है या नहीं है। तो 8-10 एस्ट्रोलॉजर के पास घूमेंगे, देखेंगे, अलग अलग जगह दिखाएंगे और बाकी के एस्ट्रोलॉजर ने सपोज़ कीजिए कि उनको बोला कि ट्रेडिंग उनके लिए सच में लकी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, फिर से नए एस्ट्रोलॉजर को ढूंढेंगे जो उनको ये बोलेगा कि उनके लिए शेयर मार्केट लकी है। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर पूरा डिटेल एनालिसिस करे बगैर ही उनको बोल दे कि शेयर मार्केट उनके लिए लकी है। अब वो यहाँ पे खुश हो जाएंगे, क्योंकि इंसान की वैसी फितरत ही होती है कि उन इंसान को जो भी अच्छा लगता है वही उनको सुनना होता है दूसरे के मुंह से। सो अगर गलती से किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोल दिया कि शेयर मार्केट लकी है, तो वो फिर से शेयर मार्केट में एंटर होते हैं। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। और फिर क्या होता है, आपने एंटर किया और उसके बाद जब आपका फाइनली लॉस होता है, आप देखते हैं 4-5 साल हो गए, फिर 10 साल क्रॉस हो जाते हैं, 10-12 साल हो गए, उसके बाद आप देखते हैं एक बार पास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आपकी, एनुअल रिपोर्ट जब देखते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका बहुत सारा पैसा वेस्ट हो चुका ऑलरेडी। अगर आप ये चीज़ें पहले ही बंद कर लेते तो आपका शायद लॉस ना होता। लेकिन वो सिर्फ आपकी ज़िद होती है कि आपको किसी के मुंह से सुनना होता है कि आपके लिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग लकी है। इसीलिए ये इतना बड़ा जो लॉस आपको दिखेगा सामने जाके, उसका रीज़न यही होता है, सिर्फ आपकी ज़िद। और ज़िद के अलावा दूसरी भी एक चीज़ होती है दोस्तों, कि ज़िद के अलावा एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ज़िद्दी बनाने में या फिर अगेन शेयर मार्केट में जाने के लिए मजबूर करती है, वो होते हैं आपके प्लैनेट्स। मतलब आपने जिस टाइम पे जन्म लिया है, आपकी कुंडली कैसी है, वही डिफाइन करती है कि आप सामने जाके क्या बनोगे। सो दोस्तों, प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो होते हैं आपके बर्थ चार्ट में, मतलब आपके कुंडली में, उसी से ये चीज़ पता चल जाती है कि आप कहाँ पे जाके लॉस करोगे या फिर लाइफ का
सबसे बड़ा लॉस आपका कौन से फील्ड में होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, राइट। सो ये भी चीज़ हमें पता चल जाती है जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, तो उस पर्सन का नेचर, ओवरऑल चीज़ हमें पता चल जाती है। सो हमें ये भी हिंट लग जाती है कि ये पर्सन, अगर हमने ना भी बोला ट्रेडिंग या शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी ये पर्सन करेगा ही, या फिर कहीं और दिखा के अगेन ये चीज़ सुनना चाहेगा कि इसके लिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग लकी है। सो दोस्तों, ये तो फिर नसीब वाली बात हो गई कि बताने के बाद भी अगर आप चीज़ फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर तो वो कम्प्लीटली आपकी गलती हो गई और आपसे ये करवाया जा रहा है क्योंकि आपकी कुंडली में ही ऐसा लिखा है। सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका खुद पे ही कंट्रोल नहीं होता है। सो इस कैटेगरी में जनरली ऐसे लोग आते हैं जिनका हमारे तरफ से रिपोर्ट देने के बाद भी लॉस होता है। और लॉस इसके लिए होता है क्योंकि वो लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और फॉलो नहीं करते प्रॉपरली जो हमने उनको फॉलो करने के लिए बोला है। तो आई होप अभी आपके सारे क्वेश्चन आंसर्ड हो चुके हैं। ये तो जनरल क्वेश्चन थे जो लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं और यही वैलिड क्वेश्चन है कुछ। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक को लेके, तो आप श्योरली कमेंट में टाइप कर सकते हो। जो भी आपके वैलिड क्वेश्चन रहेंगे श्योरली हम उसको आंसर करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।